आज हम समास के बारे में जानेंगे। तो जो समास होते हैं वो क्या हैं। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से जो नया शब्द बनता है वह समास कहलाता है। क्या डेफिनेशन है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया पद या नया शब्द जो बनता है वह समास कहलाता है। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। नंबर 1 होता है आपका अव्ययी भाव समास। नंबर दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा बहुब्रीहि समास और छठा द्वंद्व समास होता है। अब हम समास के जो 6 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके अंतर्गत जो पहला समास है वो है अव्ययी भाव समास। इसको देखेंगे। इसकी परिभाषा है इसका प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है, और जो द्वितीय पद होता है वो गौड़ होता है, सीमित अर्थ लिए हुए होता है। प्रथम पद के ही आधार पर हमें पता चल जाता है कि यह शब्द किस समास की श्रेणी में आएगा। तो इसका जैसे पद है गली गली। गली गली, गली मीन्स हर गली या प्रत्येक गली। तो ये पूरा जो गली है वो अव्यय का काम कर रहा है। अव्यय से मतलब होता है खर्च न होने वाला। जैसे हमारे पास 10 रुपए हैं और हम उनको मार्केट में गए तो सब खर्च करके आकर एक भी नहीं बचा, तो वो व्यय हो गया। ऐसे हम देखेंगे अव्यय। अव्यय मीन्स जो खर्च ना हो, यानी हम 10 रुपए लेकर गए लेकिन वो खर्च करते रहे लेकिन वो खर्च नहीं हुए, अव्यय हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही जो गली गली है, यहाँ जो साहित्य की भाषा में या व्याकरण की भाषा में अव्यय कहेंगे ऐसे शब्द जो लिंग वचन के आधार पर जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हें बदल नहीं सकते। तो ऐसे पद को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो खर्च नहीं होते, तो अव्यय पद भी अव्यय की श्रेणी में आते हैं। तो गली गली क्या है? हम इसको किसी वचन के आधार पर या लिंग के आधार पर इसको चेंज नहीं करेंगे, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये अव्ययी भाव समास है। ऐसे ही दूसरा आएगा यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथा मीन्स हमारे अंदर जितनी क्षमता है, शक्ति मीन्स जो ताकत है, यानी हम में जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तो ये यथा है, अव्यय का काम कर रहा है, प्रथम पद है, मुख्य है इस, तो यहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। ऐसे ही होगा भरपेट। भरपेट क्या है? भर और पेट दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है। तो इसका जो प्रथम पद है वो मुख्य है, प्रधान है, भर है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ये जैसा है वैसा ही रहता है। तो ये अव्यय है, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। दूसरा हम यहाँ देखेंगे तत्पुरुष समास। इस पद में जो प्रथम पद होता है वो सीमित अर्थ का होता है और जो द्वितीय पद होता है वो मुख्य होता है, प्रधान होता है। और इसकी जो पहचान है, इसमें परसर्गों का लोप रहता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इनका ये लोप रहता है। जब हम इनका विग्रह करेंगे तो ये बाहर निकल के आ जाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा यह तत्पुरुष समास है। जैसे उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त। उदाहरण क्या है? स्वर्ग प्राप्त। तो हम इसका विग्रह करेंगे स्वर्ग को प्राप्त। कर्ता ने कर्म को परसर्ग आ रहा है इसमें, तो ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। ऐसे ही आगे होगा तुलसी कृत। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा लिखित, यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान की, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो मैं द्वारा आ रहा है तो ये तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे ही देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये भी तत्पुरुष समास की श्रेणी में
आएगा क्योंकि इसमें परसर्ग छुपा हुआ है। आगे आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान या विशेषण और विशेष का संबंध रहता है। अगर ये विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान के जो दो पद हमें वहाँ दिखाई देंगे तो वो कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे नील कमल, नील कमल विशेषण और विशेष का यह संबंध है तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। ऐसे ही है महात्मा, महान, आत्मा, महान आत्मा, तो यहाँ भी कर्मधारय समास होगा। नील गाय, नीली गाय, ये भी कर्मधारय समास होगा। आगे है मुखचंद, मुखचंद यहाँ उपमेय और उपमान का संबंध है। मृगलोचन, यहाँ भी उपमेय और उपमान का संबंध है। और वचनामृत, यहाँ भी उपमेय और उपमान का संबंध है, तो यह कर्मधारय समास की श्रेणी में आएंगे। इसके अगला है द्विगु समास। द्विगु का सीधा अर्थ होता है इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है और द्वितीय पद किसी समूह का बोध कराता है, तो वहाँ द्विगु समास होगा। जैसे पंचवटी, पंचवटी, पंच मीन्स पांच, वटी मीन्स वृक्ष, पांच वृक्षों का समूह। त्रिफला, तीन फल। चौमासा, चार महीनों का समूह। तो इस प्रकार से ये समास के जो यहाँ हमने चार भेद देखे, आगे के बाद में